बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को 5 शीर्षकों या 5 बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है। 5 शीर्षक हैं या 5 बिंदु हैं, 5 पॉइंट्स। पहला, दूसरा और तीसरा हमने कर लिया था। पहला था व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, दूसरा था प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा था न्यायिक सुधार। ये हमने कर लिए थे। आज जो हम करेंगे वो है चौथा पॉइंट है प्रशासन व राजस्व प्रणाली। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया था। प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि प्रशासनिक सुधार होने चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। उन्होंने प्रशासनिक पदों में भारतवासियों की अधिकाधिक भागीदारी का समर्थन किया था। राजा राम मोहन रॉय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासनिक पदों पर भारतवासियों की भागीदारी का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी माना था कि उत्तरदायित्व पूर्व प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए? प्रशासनिक पदों पर का उत्तरदायित्व किसको सौंपना चाहिए? प्रशासनिक पदों का उत्तरदायित्व पूर्व प्रशासनिक पदों का परिपक्व बुद्धि वाले, जो परिपक्व होते हैं और जो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए, ये जो उनका दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी थी उन्होंने कहा था 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने राजस्व व्यवस्था के स्वरूप को परिपक्व बनाने पर बल दिया था। राजस्व व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको परिपक्व बनाने पर बल दिया था। उनका सुझाव था कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति, जो कृषक हैं वो निर्धन है, तो निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदार और सरकार को लगान की दर कम कर देनी चाहिए। जमींदारों को और सरकार को क्या करना चाहिए? लगान की दर कम कर देनी चाहिए, लगान की दरों को कम कर देना चाहिए। उन्होंने जमींदारी प्रथा जो थी उसके उन्मूलन का सुझाव नहीं दिया था। वो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का आग्रह नहीं किया था, किंतु सरकार से उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि लगान की दर में जो परिवर्तन है उसका अधिकार जमींदारों को नहीं देना चाहिए। सरकार को जो लगान की दर है, यदि उसमें परिवर्तन करना है तो इसका अधिकार उन्हें जमींदारों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंध आवश्यकता पर बल दिया था। निर्धन जनता जो भारत की निर्धन जनता थी, निर्धन जनता को करों से राहत देने के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया था। कि सरकार विलासिता की सामग्री है उस पर अधिक कर लगाए। राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़
राजस्व व्यवस्था जो थी उसको सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आग्रह करते हुए उन्होंने अपना मत व्यक्त किया था। उन्होंने मत दिया था क्या कि राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रखरखाव के व्यय में कमी की जानी चाहिए। राजस्व जो विभाग है उसके रखरखाव में जो व्यय जो खर्च होता है उसमें कमी की जानी चाहिए तथा जिले में राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजस्व जिले में जो प्रमुख अधिकारी है कलेक्टर, उसके पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए, भारतीयों को नियुक्त करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि राजस्व वसूली के कार्य में भारतीयों को नियुक्त किए जाने से, यदि इस काम में भारतीयों को नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त किए जाने से भारतीयों में शासन के प्रति संतोष के भाव उत्पन्न होंगे। शासन के प्रति उनमें संतोष उत्पन्न होगा, शासन के प्रति संतोष के भाव उत्पन्न होंगे। इन पदों पर नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जाने वाले जो पद हैं, इन पर जो ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको दिए जाने वाले अत्यधिक वेतन की तुलना में, अत्यधिक वेतन दिया जाता है उन ब्रिटिश अधिकारियों को, उसकी तुलना में भारतीय अधिकारियों को कम वेतन देने से राजस्व व्यय में कमी होगी। कम वेतन पे भी काम कर लेगा भारतीय, कम वेतन देने में राजस्व के व्यय में कमी होगी। उनका मत था कि राजस्व वसूली में होने वाले व्यय की कमी के द्वारा किसानों पर पड़ने वाले कर के भाव को कम किया जा सकेगा। यदि राजस्व वसूली में कमी होती है तो व्यय की कमी के कारण जो किसानों पर पड़ने वाला कर का भार है उसको कम किया जा सकेगा। ये था प्रशासन एवं राजस्व प्रणाली। अब लास्ट पॉइंट आता है मानवतावाद व विश्व बंधुत्व। मानवतावाद व विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व पे उनके क्या विचार थे। राजा राम मोहन राय के विचारों में विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद, विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद देखने को मिलता है। उनके विचारों में विश्व बंधुत्व और उदार मानवतावाद देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय ने विश्व बंधुत्व का आग्रह किया था। उनके विचार में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था, संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वह मनुष्य के व्यक्तित्व और आस्था, नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर राजा राम मोहन राय जो थे वो मनुष्य के व्यक्तित्व और आत्मा पर लगाए जाने वाले परंपरागत प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। जो परंपरागत प्रतिबंध लगे हुए थे उनको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय प्रयत्नशील थे और उन्होंने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर मानव मात्र के प्रति प्रेम व के नैतिक आदर्श की स्थापना की। मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्श की स्थापना की थी। वह सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे। समाज का निर्माण कैसे होना चाहिए? समाज का निर्माण सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित जो समाज है उसके निर्माण के पक्षधर थे। उसके निर्माण का पक्ष उन्होंने रखा था। इसी प्रकार असीम मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादक बना दिया था। किसका? असीम मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण ने उन्हें, किसको? राजा राम मोहन राय को विश्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादक बना दिया था। विश्व नागरिकता का जो विचार है उसका प्रतिपादक बना दिया था। वह मानव जाति को एक ही परिवार मानते थे। मानव जाति को क्या मानते थे? एक ही परिवार है मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति एक ही परिवार है तथा विभिन्न राष्ट्रों, जातियों
और संप्रदाय को उनकी विभिन्न शाखाएं मानते थे। विभिन्न राष्ट्रों, संप्रदायों और जातियों को उसकी विभिन्न शाखाएं मानते थे। वे भारतीय जनता की उन्नति के घोर समर्थक थे। भारतीय जनता की जो उन्नति उसके घोर समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय। भारतीय जनता की उन्नति होनी चाहिए उसके घोर समर्थक थे, किंतु वह सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। सच्चे अर्थ में अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। वह धर्म की शक्ति का उपयोग मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना के संचार के लिए करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? धर्म की शक्ति का प्रयोग, धर्म की जो शक्ति है उसका प्रयोग मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और भाईचारे की भावना के संचार के लिए करना चाहते थे। भाईचारे की भावना के संचार के लिए करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धर्म के ऐसे पक्षों की आलोचना की। उन्होंने धर्म के ऐसे पक्षों की आलोचना की जो संकीर्णता, कटुता एवं विद्वेष, संकीर्णता, कटुता एवं विद्वेष उत्पन्न करते थे। ऐसे पक्ष की आलोचना की उन्होंने जो क्या करते थे? कटुता उत्पन्न करते थे, जो कि कटुता उत्पन्न करते थे और जो कि विद्वेष उत्पन्न करते थे और जो संकीर्ण थे। ऐसे विचारों की आलोचना की। उन्होंने विभिन्न धर्मों में ईश्वर की एकता के प्रति आस्था को मानव जाति, उन्होंने क्या किया? विभिन्न धर्मों में ईश्वर के प्रति जो आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था को मानव जाति की एकता, शांति और समृद्धि के रूप में स्थानांतरित किया था। शांति और समृद्धि के रूप में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि इसको स्थानांतरित कर देना चाहिए, आग्रह किया था उन्होंने। ये था मानवतावाद व विश्व बंधुत्व। लास्ट पॉइंट, यहाँ राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार समाप्त होते हैं। राजा राम मोहन रॉय के चिंतन में समन्वयवादी व उदार पक्षों की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमर्स मिलना। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था कि इन्वर्टेड कॉमर्स मिलना समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवतावाद व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तालमेल राजा राम मोहन रॉय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। राजा राम मोहन रॉय के चिंतन का केंद्रीय तत्व, नोटेड कॉमर्स बंद कर देना। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। कल हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचार।